Hello friends, in this video lecture I will discuss about questions related to transcription. ट्रांसक्रिप्शन को हम लोगों ने 3 लेक्चर्स में ख़त्म किया है, जिस लेक्चर की लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं और आप लोग देखने के बाद ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट को पहले पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन जो आएगा उसको पढ़िए और आंसर करिए, तब फिर उसके बाद में आंसर को आप देखिएगा। ठीक है, पहले ही आप लोग आंसर मत देखिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे है जो उसको पढ़िए, उसका आंसर करिए, फिर उसके बाद देखिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। और आप लोग कंटेंट को पहले पढ़िएगा, ठीक है, जो लेक्चर प्रीवियस में बनाए गए हैं उनको पहले पढ़िए, उसके बाद वहाँ से कॉन्सेप्ट को समझिए, तब फिर क्वेश्चन को करिएगा। अब ये नहीं है कि तुरंत उठ करके क्वेश्चन करने आ गए। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, चाहे बुक से पढ़िए चाहे लेक्चर से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को, ये नहीं है कि वीडियो चल रही है तो आप देखते चले जा रहे हैं, पहले आप आंसर करिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे आंसर को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट RNA। तो हम लोगों ने देखा है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट RNA होता है वो क्या होता है, tRNA होता है। अप टू 80 न्यूक्लियोटाइड का होता है। ठीक है, और हम लोग उसके बाद देखते हैं कि सबसे जो ज़्यादा होती है वो ज़्यादा होता है वो क्या होता है, rRNA, उसके बाद mRNA। तो स्मॉलेस्ट RNA कौन सा होता है, tRNA। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये आप जब कॉन्सेप्ट देखेंगे जो हम लेक्चर प्रिपेयर किए हैं उसमें ये सब आपको मिल जाएंगे। टॉपिक लाइन टू लाइन जो है बहुत अच्छे से उन कॉन्सेप्ट को लिखा गया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करिए और उनको याद रखिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया गया है जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम समय में तैयार हो। फिर है RNA सर्व एन इम्पॉर्टेंट रोल इन। अब RNA इम्पॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले करता है। ठीक है, तो क्या शुगर सिंथेसिस में हम लोग देखते हैं, नहीं। फैट सिंथेसिस में, नहीं। हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी। फिर पार्ट ऑफ जीन विच कोड फॉर एन एंजाइम। तो हम लोग जब सेकेंड लेक्चर में देख रहे थे कि जीन का पार्ट जो है जो एंजाइम या पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस कराएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंट्रॉन क्या होता है, इंट्रॉन हमें पता है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं और एक्सॉन क्या होते हैं, कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं बट ये स्मॉल होते हैं। रिकॉन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ DNA विच रिस्पॉन्स फॉर रिकॉम्बिनेशन, तो ये होता है रिकॉन। तो ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा हमारा, सी। आंसर क्या होगा, सी। सिस्ट्रॉन इज कोड फॉर एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज रिक्वायर्ड इन न्यूक्लियस फॉर RNA सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। कितने तरीके के RNA पॉलीमरेज पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, सॉरी RNA सिंथेसिस के लिए। तो अब हमको पता है, हम लोग टाइप्स ऑफ RNA पॉलीमरेज देख रहे थे तो वहाँ पे देखे थे 3 तरीके के RNA पॉलीमरेज हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकंड एंड RNA पॉलीमरेज थर्ड। तो कितने तरीके के RNA पॉलीमरेज हो गए, 3 तरीके के। तो कौन कौन से हो गए ये भी आपको पता हो गया, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकंड एंड RNA पॉलीमरेज थर्ड। ओके, फिर हम लोग ये भी देखे थे, अगर मोटा मोटा ये देखें कि RNA पॉलीमरेज फर्स्ट किसको सिंथेसाइज कराता है, rRNA को, और सेकंड किसको कराता है, mRNA को। ठीक है, और hRNA को आफ्टर प्रोसेसिंग hRNA क्या बना लेता है, mRNA बना लेता है। और RNA पॉलीमरेज थर्ड किसको कराता है, tRNA, और एक सब यूनिट ऑफ rRNA की 5S rRNA को भी सिंथेसाइज कराने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 rRNA हैं जो कि यूकैरियोटिक में रिस्पॉन्सिबल है, जबकि प्रोकैरियोट में क्या होता है, सिंगल RNA पॉलीमरेज ही पूरा हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट करवाता है। फिर आइए देखते हैं रिमूवल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, अगर हम कह रहा है कि RNA पॉलीमरेज थर्ड को रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म से, तो क्या किसकी जो है सिंथेसिस अफेक्ट होगी। ठीक है, तो RNA पॉलीमरेज अभी हमने देखा किसकी सिंथेसिस करा रहा है, tRNA की, RNA पॉलीमरेज थर्ड। तो अब बताइए किसकी सिंथेसिस अफेक्ट होगी, rRNA की होगी क्या, नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। ये भी mRNA भी गलत हो जाएगा, hRNA भी गलत है।
आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, टीआरएनए की सिंथेसिस अफेक्ट होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी, टीआरएनए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। इसमें एक बोल रहा है कि कौन सा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट नहीं है। तो हमने जब बेसिक्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में देखा है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो होती है कि वो डीएनए का सेगमेंट जिसके पास एक प्रमोटर हो, स्ट्रक्चरल जीन हो और टर्मिनेटर हो, ये तीनों चीज़ें हैं वो बनाते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो अब आप ऑप्शन में देखिए कि इसके अलावा क्या है जो कि दिया गया है। तो प्रमोटर होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, टर्मिनेटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, इंड्यूसर नहीं होता। ठीक है, तो इंड्यूसर क्या होगा, इंड्यूसर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बी, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट नहीं है। क्लियर। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए एक्ट एज स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोजाइम इन बैक्टीरिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये आरएनए के कितने सब यूनिट हैं और कौन सी यूकैरियोट में होती है, कौन सी प्रोकैरियोट में होती है। तो हम लोग देखते हैं 5.8S, 18S, 28S, ये सारी की सारी होती है किसमें, यूकैरियोटिक राइबोसोम में। फिर यहाँ पे आपको ये भी दिया है कि वो स्ट्रक्चरल आरएनए भी हो और राइबोजाइम की तरह काम करता हो बैक्टीरिया में। तो वहाँ पे जो ये वर्क करता है वो कौन करता है, 23S आरएनए। ठीक है, ये कौन काम करता है, 23S आरएनए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। और ये इसके पास जो है वो राइबोजाइम की एक्टिविटी नहीं होती और ये दोनों किसके पार्ट हैं, वो यूकैरियोटिक के पार्ट हैं, इसलिए इनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ आंसर जो होगा वो क्या होगा, 23S आरएनए, जिसके पास क्या है, स्ट्रक्चरल आरएनए और राइबोजाइम दोनों की एक्टिविटी थी, इनके सब बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेज ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच इज कॉल्ड द। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन करा रहा है, और जिस स्ट्रैंड को के बेसिस पे वो ट्रांसक्रिप्शन कराता है उसको हम बोलते क्या है। ठीक है, वो किस स्ट्रैंड के अलॉन्ग जो है मूव करता है। ठीक है, तो हम लोग जब पढ़े थे तो वहाँ पे क्या देखे थे, किस स्ट्रैंड के अलॉन्ग मूव करता है। यहाँ पे मान लीजिए ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है। तो ये जो जिस स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो अब आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंटी स्ट्रैंड नहीं होता, एंटी सेंस होता तब ये आंसर हो जाता। ठीक है, एंटी सेंस होता तो ए वाला। अल्फा स्ट्रैंड ऐसा कुछ नहीं होता, कोडिंग स्ट्रैंड उसके अपोजिट वाले स्ट्रैंड को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जिसपे आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है और हमारा न्यू आरएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करवाता है वो होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी टेम्पलेट स्ट्रैंड की, टेम्पलेट स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन होगी 3' to 5'। क्या होगी, 3' to 5'। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो हमारे पास न्यू आरएनए सिंथेसाइज होगा जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्ट बोल रहे हैं उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, 5' to 3'। ये भी आपको भूलना नहीं है, ये भी आपको याद रखना है कि जो हमारे पास न्यू डीएनए सिंथेसाइज होगा उसकी ओरिएंटेशन जो होती है वो 5' to 3' होती है। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ। ठीक है, स्प्लाइसोसोम जब हमारे पास देखते हैं कि स्प्लाइसिंग होती है तो वहाँ पे स्प्लाइसोसोम कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स होता है। तो वो जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, एक्सॉन इंट्रॉन कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, ये यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे स्प्लाइसिंग होगी। ठीक है, और वहीं पे स्प्लाइसोसोम्स जो है होता है। फिर ये आपको कहाँ नहीं देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। मतलब स्प्लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस फॉर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में रिकॉग्निशन सीक्वेंस को हम लोग क्या बोल रहे थे, जो प्रमोटर रीजन पे प्रेजेंट था प्रिबनाव बॉक्स बोल रहे थे। और वो कितने जो है न्यूक्लियोटाइड पहले प्रेजेंट होता है, -10 न्यूक्लियोटाइड, और एक जो होता है वो -35। लेकिन जो मेन है वो कहाँ पे है, -10 वाले पे। और उसका जो ऑर्डर होता है न्यूक्लियोटाइड का वो क्या होता है वो पूछ रहा है। तब आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ऑर्डर होता है क्या होता है पहले आप बताइए, फिर उसके बाद अगर नहीं पता है तो आप लोग इसके लिए सेकेंड वाला लेक्चर ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड देख सकते हैं और आंसर कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी, TATAAT। ठीक है, ये जो सीक्वेंस होता है वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस का काम करता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओके, अभी यही यहाँ पे यूकैरियोट्स पूछ लेता तो क्या हो जाता, यूकैरियोट्स में हमारे पास जो है हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे टाटा बॉक्स होता है और टाटा बॉक्स का ऑर्डर क्या था TATAXAX, तो वहाँ पे और कैट बॉक्स होता है, GC बॉक्स होता है। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि किस सेल में प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक में कौन सा रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। फिर हम देखते हैं कैपिंग इन HNRNA कैटलाइज्ड बाय। अब ये कैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में जो हमने थर्ड क्या कहते हैं 5 प्राइम कैपिंग, 5 प्राइम एंड कैपिंग पढ़ा था। तो वहाँ पे जो मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसको 5 प्राइम एंड पे कौन ट्रांसफ़र करा रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रांसफ़र कराने के लिए बताइए कौन सा एंजाइम था, वहाँ पे ग्वानिल ट्रांसफेरेज, ठीक है, ग्वानिल ट्रांसफेरेज। और आपको ये दे दिया है कि 5 प्राइम कैपिंग इन HNRNA, तो इससे डरना नहीं है, कैपिंग जो होता है वो HNRNA में ही होती है। प्रोसेसिंग के बाद जब स्प्लाइसिंग के बाद हमें जो स्ट्रैंड मिलेगा वो mRNA होता है, ठीक है। तो कैपिंग जो है आपको पता होना चाहिए कौन कराता है, ग्वानिल ट्रांसफेरेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप लोग कैसे इसको कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से लेक्चर को देखते रहिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आप अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिए जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू।